चलिए शुरू कर। कितना अच्छा आंसर दे दे, उतार के याद करने तो बड़ मार मार बैठ। चलो रे सुना। हाँ हाँ चलिए तुम बताओ अपने से, एकदम हल्का हल्का ही पूछ ले तुमसे। डोबर जल संधि, डोबर डोबर उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से। और बैठ बगल में बोल रहे, अब पढ़ी थे मारेगा ना। डेविस, आवाज सुने के इंतजार करी था कि वहां तो तोरा सुनाई देगा तो हमरा नहीं सुनाई देगा। मारबो ना तो ठीक हो जाएगा। तो बैठ और मेहनत करके आओ, ऐसे वाला लक्षण से नहीं काम चलेगा। चलिए हम लोग पिछले क्लास में चल रहे थे जल संधि, जल संधि चल रहा था ना, कंप्लीट करेंगे आज उसको। आज के क्लास में जल संधि लवणता ये दोनों कंप्लीट करेंगे। चलिए ध्यान दे, चलो ध्यान से समझो। पिछला क्लास में पिछले क्लास में सभी बच्चों को याद है कि हम लोग जो पढ़े उसमें जल संधि को ही जल डमरू मध्य या इसी को स्ट्रीट कहा गया था। याद आया सबको? इसमें हम लोग देखे कि खास करके दो भिन्न प्रकार के जल को जोड़ता है और दो स्थल खंडों को अलग करता है। इसमें आप यहाँ पर पढ़ चुके थे फ्लोरिडा जल संधि। ये फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करता है और मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ये सबसे चौड़ा जल संधि डेविस है। डेविस जल संधि हम लोग देखे बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है। देखे थे डोबर जल संधि और इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है और इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। मैगलन जल संधि और यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और चिली और अर्जेंटीना को टेराइडल फ्यूगो से अलग करता है। अगला देखे थे जिब्राल्टर जल संधि। यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और मोरक्को को स्पेन से अलग करता है। इसे भूमध्य सागर की कुंजी या प्रवेश द्वार कहते हैं। हमको लगता है कि पांचों पिछले दिन लिखाए हुए है, लिखाया हुआ। आज हम लोग को 5-6 और पढ़ना है, उसके बाद जल संधि कंप्लीट हो जाएगा। तब मेन आज देखोगे लवणता। लवणता के बाद आज इसमें लवणता तक ही रहेगा। अगले क्लास में थोड़ा सीखोगे ज्वार भाटा और तब सीखोगे महासागरीय जलधारा। 2 क्लास जलधारा चलेगा, उसके बाद आपका पूरा जल मंडल कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट अगला बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका नाम है बेरिंग जल संधि। आपको याद होगा वहां बेरिंग सागर भी था, तो इसका नाम बेरिंग जल संधि है। ये घुमा करके पृथ्वी पूरा गोल है, तो इसके कारण इसका नाम अलास्का है और इसका नाम रूस है। ये पूरा हमारा रूस कंट्री। तो अलास्का से रूस को अलग कौन करता है? बेरिंग जल संधि। या उत्तरी अमेरिका को यहाँ एशिया से अलग करता है। यह हमारा कौन सा पार्ट है? एशिया। उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग कौन करता है? बेरिंग जल संधि। और इम्पोर्टेंट है, ऊपर आर्कटिक महासागर है और नीचे प्रशांत महासागर है। तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको समझना है, 2 रेखा यहाँ जो सीधा रेखा खींचते हैं इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और इंग्लैंड से जो रेखा खींचते हैं
इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। दोनों में अंतर है। समय रेखा बोलेगा तो टाइम देखने वाला, वो इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है और इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री जब देशांतर पे हम चलेंगे तो इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा के आगे डेट ही बदलता है, तो इससे समय नहीं डेट का चयन होता है और इससे समय का चयन होता है। क्वेश्चन देगा कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पास? बेरिंग। कौन अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के पास है? तो ये जो डोबर है वो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के पास है। इसी को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच इंग्लैंड में एक जगह है और वहीं से ही लाइन गुजरती है, इसीलिए इस लाइन का नाम हम लोग ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये तिथि रेखा समय रेखा भी क्लियर हो गया है सबका। बेरिंग जल संधि बताओ किसको किसको जोड़ा? प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से। किसको किसको अलग किया? अलास्का को रूस से। इसमें रूस का यूरोप का भाग है कि एशिया का? एशिया का भाग। इसी प्रकार से देखो यह जापान कंट्री, और जापान कंट्री में 2 द्वीप है, एक ऊपर और एक नीचे। मेन द्वीप नीचे है, इसको होन्शु द्वीप कहते हैं, और ऊपर वाला का नाम होक्काइडो द्वीप है। होक्काइडो। तो होन्शु द्वीप और होक्काइडो द्वीप इन दोनों को अलग करता है। तुमको मालूम है इधर जापान सागर है, याद आया सबको? जापान सागर को प्रशांत महासागर से मिलाता है। इस जल संधि को सुगारू जल संधि के नाम से जानते हैं। सुगारू। अब देखो जापान में 2 द्वीप है, ऊपर वाला का नाम होक्काइडो, नीचे वाला होन्शु। होन्शु और होक्काइडो द्वीप दोनों अलग अलग। इन दोनों द्वीप के बीच में सुगारू जल संधि है। जापान अपने टेक्नोलॉजी से सुगारू जल संधि के अंदर अंदर ही ट्रेन चलाई है, सुरंग बना के, और इस सुरंग का नाम है सिकन सुरंग। सिकन सुरंग का नाम क्या है? सिकन। और सिकन सुरंग सबसे बड़ा सुरंग है। एक मिनट देख ले, ऑनलाइन वाला का नहीं चल रहा। चलिए ध्यान दीजिए। तो सिकन सुरंग आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा सुरंग में से एक है। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा सुरंग कौन है? सिकन सुरंग। सबसे बड़ा सुरंग कौन हो गया? सिकन सुरंग। सिकन सुरंग किस देश में? जापान में। सिकन सुरंग कहाँ है? जापान में। किस 2 द्वीप को जोड़ता है? होन्शु और होक्काइडो। तो ये होन्शु और होक्काइडो को हम लोग क्लियर हो गया। तो ये वाला जल संधि का नाम आपको मालूम हो गया कौन है? बेरिंग। इसका नाम जल्दी बोलो? सुगारू। क्या नाम हो गया? सुगारू। अब यहां पे हम लोग देखें तो इसका नाम मलक्का जल संधि है। मलक्का। मलक्का जल संधि। आपसे पूछेंगे मलक्का जल संधि तो ध्यान रखना कि ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है। मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है। ध्यान दीजिए, मलक्का जल संधि जल्दी बोलो। मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है। इधर पूरे ये जो जल है इसको हम लोग कौन सा जल कहते? बंगाल की खाड़ी। और इधर दक्षिणी चीन सागर। तो आपको बंगाल खाड़ी को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। इधर का जल का नाम क्या है? दक्षिणी चीन सागर। इधर पूर्वी चीन सागर। तो ये दक्षिणी चीन सागर को किधर से जोड़ता है? बंगाल की खाड़ी से। अगला नंबर देखो, इसमें अब 1-2 और हम लोग चले। ये सबसे नीचे जो तुम देख रहे हो इस जगह का नाम है तस्मानिया। इसका नाम क्या है? तस्मानिया। और ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करने वाला इसी का नाम है बॉस जल संधि। बॉस। जब कहे कि बॉस तो कहना यस बॉस, सलामी ठोकना है नीचे से, ऊपर मत चढ़ जा। बॉस आया है तो नीचे। तो जब बोलेंगे बॉस तो कहाँ रहेगा? नीचे। किसको किसको अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। और इधर के सागर का ही नाम तस्मान सागर। तो हिंद महासागर को तस्मान सागर से जोड़ता है। जोड़ेगा किसको? हिंद महासागर को तस्मान सागर से। यहां पर नाम है कुक जल संधि। इसका नाम क्या है? कुक।
कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड दोनों को अलग करता है। जोड़ता किसको है? तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो अभी हम लोग देख लिए 5 नाम, कंटिन्यू करें, 2 और देख लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाड़ी भी आप पढ़े हो, यहाँ का एक जल संधि देख लेंगे। थोड़ा इस जगह का ताइवान देश है, ताइवान वाला थोड़ा सा देख लेंगे, 2 और देख लेंगे, बस हो जाएगा। नीचे लिख दीजिए। अगला नंबर में बेरिंग जल संधि, 6ठा नंबर पॉइंट दे दो। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि लिख दीजिए। आर्कटिक महासागर को आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से प्रशांत महासागर से। चलिए इस साइड में लिख दीजिए, इस साइड में लिख दीजिए। बोलो किसको किसको? अलास्का, हाँ अलास्का ब्रैकेट में कर दो, उत्तरी अमेरिका, अलास्का ब्रैकेट में उत्तरी अमेरिका को, रूस ब्रैकेट में एशिया से, एशिया से। चलिए अगला नंबर लिख दो, सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि लिख दीजिए। जापान सागर को प्रशांत महासागर से, जापान सागर को प्रशांत महासागर से, जापान सागर को प्रशांत महासागर से। और इस साइड में लिख दीजिए होन्शु द्वीप को होक्काइडो द्वीप से, होन्शु द्वीप को होक्काइडो द्वीप से, होन्शु द्वीप को होक्काइडो द्वीप से। होन्शु द्वीप को होक्काइडो द्वीप से। नीचे लिख दीजिए बॉस जल संधि, बॉस जल संधि लिख दीजिए। तस्मान सागर को हिंद महासागर से, तस्मान सागर को हिंद महासागर से। और उस साइड में लिख दीजिए ऑस्ट्रेलिया को तस्मान से, ऑस्ट्रेलिया को तस्मान से, ऑस्ट्रेलिया को तस्मान से। चलिए अगला नंबर लिख दीजिए कुक जल संधि, कुक जल संधि, कुक जल संधि लिख दीजिए। तस्मान सागर को
तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से और इस साइड में लिख दीजिए उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से। अगला नंबर लिख दीजिए मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि लिख दीजिए हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से। हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से। दक्षिणी चीन सागर से। दक्षिणी चीन सागर से। और लिख दीजिए मलेशिया को इंडोनेशिया से। मलेशिया को इंडोनेशिया से। मलेशिया को इंडोनेशिया से। चलिए ध्यान दो, ध्यान से समझेंगे। अब सभी स्टेप आपका क्लियर हो जाना चाहिए। पहला नंबर बेरिंग क्लियर हो गया सबका। बोलो बेरिंग जल संधि क्या है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, अलास्का को रूस से। बोलो सुगारू होन्शु द्वीप को होक्काइडो द्वीप से, जापान सागर को प्रशांत महासागर से। बॉस ऑस्ट्रेलिया को तस्मान से और तस्मान सागर को हिंद महासागर से। कुक तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से, उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से। मलक्का मलेशिया को इंडोनेशिया से, बंगाल की खाड़ी को दक्षिणी चीन सागर से। क्लियर है सबका? दो तीन और हम लोग इंपॉर्टेंट देख लें। यहां पर एक इंपॉर्टेंट जल संधि है, इसका नाम है होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि क्या है? तो आपको याद होगा यहां पर हम लोग पढ़े थे ओमान की खाड़ी और इधर आप पढ़े थे फारस की खाड़ी। याद आया? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को होर्मुज जल संधि मिलाता है। इस साइड में देश का नाम ओमान है और इस साइड में देश का नाम ईरान है। फारस माने ईरान होता है। तो ये बताओ ओमान को ईरान से अलग कौन करता है? होर्मुज जल संधि। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इस सब लोग का सुना हुआ होगा, भारत और श्रीलंका। ये भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। इसी को पाक जल डमरू मध्य कहते हैं या इसी को पाक स्ट्रीट कहते हैं। आपसे कहें पाक स्ट्रीट, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल संधि, तो भारत से श्रीलंका को अलग करता है और यह मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। तुमको याद होगा नीचे वाला कौन खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। ऊपर कौन है? बंगाल की खाड़ी। दोनों को जोड़ता है। बोलो पाक जल संधि भी क्लियर है सबका? अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, यह देश है ताइवान। इसका नाम क्या है? ताइवान। ये अलग कंट्री है। चीन कहता है कि हमारे अधीन है, ये कहता है हम अलग। और ये चीन और ताइवान, ये दोनों के बीच एक द्वीप है फॉर्मोसा द्वीप, और इसीलिए इस संधि का नाम है फॉर्मोसा जल संधि। फॉर्मोसा जल संधि। तो आपसे कहे फॉर्मोसा जल संधि, तो चीन को ताइवान से अलग करता है और दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। इस साइड में पूर्वी चीन सागर है, इस साइड में दक्षिणी चीन सागर है। इन दोनों को जोड़ने का नाम कौन करता है? फॉर्मोसा।
तो ये जल्दी से पहले तीनों लिख दीजिए और फिर एक नजर हम लोग पूरा सुनेंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा। तो लिख दीजिए जल्दी। नीचे अगला नंबर बढ़ा के लिखिए, होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि लिख दीजिए। फारस की खाड़ी को फारस की खाड़ी को फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। बस खाली ओमान की खाड़ी से कर दो, जोड़ता है तो ऊपर लिखा हुआ है ओमान की खाड़ी से। बोलो किसको किसको अलग करता है? हाँ, लिख दीजिए ओमान को ईरान से। ओमान को ईरान से। ओमान को ईरान से। ओमान को ईरान से। चलिए अगला नंबर लिख दीजिए, पाक जल संधि। पाक जल संधि। पाक पहले वो नहीं था, पाकिस्तान बहुत बाद में ना बना रहे, वो पहले था। ठीक है, पाक माने पवित्र। वहां राम सेतु पुल है, पाक सेतु के पाक स्ट्रीट जो देख रहे हो, यहीं पर आदम पुल जो सुनते हो कि राम जी पार किए श्रीलंका जाने के लिए, पत्थर छुए थे और सब तैर रहा, तो वो अभी भी देखा जा सकता है। वो धनुष कोडी जगह, और उसको माना गया कि पवित्र है। पवित्र को ही हम लोग पाक कहते, सुना ना। तो पहले हम लोग ये पवित्र के पाक स्टेट है, बाद में उसका पाकिस्तान नाम पड़ गया। तो हम लोग ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कि पाक स्टेट माने पाकिस्तान से। इसको पाकिस्तान से नहीं, पवित्र वाली बात है ये, राम सेतु वाली यहाँ पर बात। तो लिख दीजिए पाक स्टेट या पाक जल संधि। लिख दें मन्नार की खाड़ी को, मन्नार की खाड़ी को, मन्नार की खाड़ी को किससे? बंगाल की खाड़ी से। मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से। और इस साइड में लिख दीजिए भारत को श्रीलंका से। भारत को श्रीलंका से। भारत को श्रीलंका से। चलिए नीचे लिख दीजिए फॉर्मोसा जल संधि। फॉर्मोसा जल संधि। फॉर्मोसा जल संधि लिख दीजिए दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से, दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से दक्षिणी चीन सागर से, पूर्वी चीन सागर से। और इस साइड में लिख दीजिए चीन को ताइवान से। चीन को ताइवान से। चीन को ताइवान से। चलिए अब सभी जल संधि एक बार हम मानचित्र पे बना रहे हैं, खूब बढ़िया से सुनोगे, एकदम क्लियर होना चाहिए तुम्हारा एक एक करके। ये जो देख रहे हो इसका नाम है होर्मुज जल संधि। इसका नाम क्या हो गया? होर्मुज जल संधि। एक एक करके बताओ। इसका नाम डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। यहाँ पे डोबर जल संधि। अगर हम चले यहाँ पे फ्लोरिडा जल संधि।
अगर हम यहाँ पे चलें, मैगलन जल संधि। अगर हम यहाँ पे चलें, एक बेरिंग जल संधि, ये बेरिंग जल संधि है। अगर हम यहाँ चले, बताओ, हाँ, सिकंद सुरंग हो गया। सुगारू जल संधि, इसका नाम क्या हो गया? सुगारू। यहाँ चले, फर्मोसा जल संधि। यहाँ पे हम चले, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। यहाँ पर चले, बॉस जल संधि। यहाँ पर चले, कुक जल संधि। यहाँ पर चले, पाक जल संधि, पाक जल संधि। बोलो, और कोई है? हाँ, मैंने एक बच गया, यह जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। जल्दी से मानचित्र पर सभी को चिन्हित करो। कह रहे रे सब बुझा दो, पंखा वोल्टेज कम है, बुझाओ। देखने क्या करे, कलामा ले लेंगे, इसे कहा पढ़ाई करें तो इस समझ में नहीं चाहिए, इसको बुद्धियों नहीं पहुंचता है। अरे लंबाई कम हो, अगर बुद्धि ज्यादा रहता है, बुद्धियों कम हो गई, दोनों चीज कम है। चलिए जल्दी बना लीजिए। नाम लिख दीजिए जल्दी जल्दी, मानचित्र लाए हैं तो मानचित्र पर। देखो इन्वर्टर वोल्टेज लगता है डाउन है, वो कभी भी फेल हो जाएगा, फिर नेट बंद हो जाएगा। किससे उसको, हाँ बंद कर दो बस, सही है, छोड़ दो, सही है, चलने दीजिए। चलिए ध्यान दो, बना दिया सबको ही, जल्दी बना दे। अब ये बताओ किसको किसको जोड़ता है, किसको किसको अलग करता है, दिमाग में भी सेट हो गया है सबका ना। नीचे डैश देके कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है उसको हम लोग चल देंगे, नीचे स्टार लगा के डैश देके लिख दो। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। नीचे स्टार लगा के डैश तक लिख दीजिए। स्टार लगा के बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखे सबसे चौड़ा जल संधि, सबसे चौड़ा जल संधि डेविस जल संधि है। सबसे चौड़ा जल संधि डेविस जल संधि है, डेविस जल संधि है। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट बेरिंग जल संधि स्थित है। बेरिंग जल संधि स्थित है। बेरिंग जल संधि स्थित है। नीचे डैश देखिए, ग्रीनविच रेखा के निकट, ग्रीनविच रेखा के निकट, ग्रीनविच रेखा के निकट डोबर जल संधि स्थित है। डोबर जल संधि स्थित है। ग्रीनविच रेखा के निकट डोबर जल संधि स्थित है। चलिए, लिखा गया सबसे। सभी लोग अब ध्यान से समझो। अब हम लोग का जल संधि का मामला कंप्लीट हो गया। अब यहां से हम लोगों को चलना है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका नाम होगा लवणता। नीचे हेडिंग दे दीजिए, लवणता। लवणता, सैलिनिटी। लवणता, सैलिनिटी। नीचे हेडिंग दे दीजिए, लवणता, सैलिनिटी। सैलिनिटी। चलो कलम रखो, समझो। अब जो लोग पूरा ध्यान से हमारे साथ समझोगे उनको क्लियर होते जाएगा। ध्यान दीजिए, कहता है समुद्र के पानी अगर 1 किलो लेंगे और 1 किलो पानी लेके उसको हम चूल्हा पर रख के खौलाएं, तो धीरे धीरे जैसे दूध को खौलाते हैं तो अंतिम में खोवा मिलता है। समुद्र के पानी को भी खौलाओगे तो अंतिम में कुछ मिलेगा, खाली नमक नहीं मिलेगा, कुछ ठोस पदार्थ मिलेगा। वो पहले से इसमें घुला हुआ था, और जो ठोस पदार्थ 1 किलोग्राम में घुला हुआ है उसको लवणता कहते हैं। बात समझेंगे? लवणता का मतलब आप समझ रहे हो, लवण से। और आपको ध्यान रखना है, 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए ठोस पदार्थ की मात्रा को उसकी लवणता कहते। यानी लवणता के लिए पूरे समुद्र का नहीं खौलाना है, 1 किलो लीजिए। अब कैसे हम कहें ज्यादा खोवा निकलेगा गाय के दूध से कि भैंस, ये तो पता है ना। तो उसी तरह तुमको क्वेश्चन खोवा वाला नहीं देके पूछेगा कि ज्यादा नमक निकलेगा बंगाल खाड़ी के पानी से कि अरब सागर के पानी से। तो अब गाय भैंस जैसा आंसर इसका भी चेंज हो। अब बुद्धि नहीं रखेगा तो वहां खोवा नहीं निकलेगा, वहां लवण निकलेगा। तो अब आपको बात को समझना है, 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए लवण की मात्रा को हम लोग लवणता कहते। अब ये बताओ, ये जो लवण मिलेगा ये ग्राम में मिलेगा कि किलोग्राम? जल्दी बोलो, ग्राम में। पानी जब 1 किलो लिए हैं तो 1 किलो निकलेगा ये नहीं, तो ये ग्राम में निकलेगा। मान लो कि 20 ग्राम निकला, तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम में हमारा 20 ग्राम निकला। इसीलिए लवणता को हम लोग प्रति 1000 पर निकालते हैं, जिसको पीपीटी कहते हैं। ये पीपीटी है। पीपीटी का मतलब है पार्टिकल पर 1000, पार्टिकल पर 1000, 1000 पर कितना। अब यहाँ ये बताओ, मैथ शुरू से पढ़े होगे, 100 में जिसको निकालते हैं उसको परसेंटेज कहते हैं। तो बोलो लवणता 100 में है कि 1000 में? तो 1000 वाले को हम लोग परसेंटाइल कहते हैं, और इसमें 2 पॉइंट देते हैं। परसेंटेज और परसेंटाइल में अंतर है। जब कहेंगे परसेंटेज तो कहना प्रति 100, परसेंटाइल प्रति 1000। और परसेंटेज में 2 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट है। कई बार लड़के को मिल जाता है 35 और ऐसे तो सोचता है प्रिंटिंग मिस्टेक, ये 2 गलती से छप गया है,
प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है रे नालायक। 2 पॉइंट कभी भी रहेगा तो समझना कि ये प्रति 100 नहीं है, प्रति 1000 है। और 1000 में कितना मात्रा है हम लोग इसको बताएं। बोलो 35 परसेंटाइल का मतलब क्या समझा? 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम लवण है तो 35 परसेंटाइल होगी। बोलो रे, क्लियर है सबका? और लवणता को हम लोग जिस उपकरण से मापते हैं उसको सेलिनोमीटर कहते हैं। सेलेनोमीटर। आपसे कहें कि बताओ लवणता किस उपकरण से मापते हैं? सेलेनोमीटर से मापते हैं। तो लवणता मापने वाला उपकरण कौन है? सेलेनोमीटर। लिख दीजिए फटाफट। लिखिए 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ब्रैकेट में 1000 ग्राम, एक किलोग्राम ब्रैकेट में 1000 ग्राम समुद्री जल में, समुद्री जल में घुले हुए ठोस पदार्थ की मात्रा को समुद्री जल में घुले हुए ठोस पदार्थ की मात्रा को, ठोस पदार्थ की मात्रा को उसका लवणता कहते हैं। उसका लवणता कहते हैं। उसका लवणता कहते हैं। लवणता को, लवणता को पीपीटी पार्टिकल पर 1000 पीपीटी पार्टिकल पर 1000 से मापते हैं। पीपीटी पार्टिकल पर 1000 से मापते हैं। पार्टिकल पर 1000 से मापते हैं। इसे इसे परसेंटाइल, परसेंटाइल ऐसे ब्रैकेट में दे दोगे 2 पॉइंट, परसेंटाइल में व्यक्त करते हैं। परसेंटेज और परसेंटाइल में अंतर क्लियर है सबका? परसेंटेज माने क्या हो गया? प्रति 100। परसेंटाइल माने प्रति 1000। इसे परसेंटाइल में व्यक्त करते हैं। परसेंटाइल में व्यक्त करते हैं। चलिए नीचे डैश देके लिख दो। लवणता मापने के लिए लवणता मापने के लिए सेलिनोमीटर का उपयोग करते हैं। लवणता मापने के लिए सेलिनोमीटर का उपयोग करते हैं। सेलिनोमीटर का उपयोग करते हैं। सेलिनोमीटर का उपयोग करते हैं। बताओ यहां तक की बात एकदम क्लियर है सबका? नीचे लिख दीजिए। नीचे लिखे डैश देंगे। समुद्री जल में प्राप्त होने वाले लवण, समुद्री जल में प्राप्त होने वाले लवण समुद्री जल में प्राप्त होने वाले लवण, प्राप्त होने वाले लवण। चलिए ध्यान से सुनेंगे। सबसे ज्यादा कौन सा लवण प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड। इसी को हम लोग नमक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि समुद्री जल में सबसे ज्यादा कौन सा लवण प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड। कई बार सेकेंड नंबर वाला पूछता है। बीपीएससी पहला छोड़ के दूसरे पर ज्यादा ध्यान देता है।
अब तुमसे कहे कि बताओ समुद्री जल में दूसरा सबसे ज्यादा कौन लवण है, तो दूसरा नंबर का नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, और तीसरा नंबर जो मिलता है मैग्नीशियम सल्फेट, और चौथा नंबर है कैल्शियम सल्फेट। केवल नमक ही नहीं मिलता, ये सभी लवण है। तो समुद्री जल में प्राप्त होने वाले लवण कौन है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। क्लियर है सबका? नीचे लिख दीजिए। पहला नंबर देखिए, सोडियम क्लोराइड ब्रैकेट में NaCl, केमिस्ट्री क्लास नहीं है, पूरा सोडियम क्लोराइड लिखना। सोडियम क्लोराइड ब्रैकेट में NaCl, दूसरा नंबर लिखो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, MgCl2। तीसरा नंबर लिखिए मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट ब्रैकेट में MgSO4, MgSO4। और अगला नंबर लिखिए कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, CaSO4। बोलो क्लियर है सबका? चलिए नीचे लिख दीजिए, लवणता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। लवणता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। लवणता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चलो पहले समझो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस समुद्र में लवणता आया कहां से? समुद्र में लवणता कहां से आया? तो नदियों के माध्यम से। नदी ही नहीं कि वर्तमान समय में, जिस समय पृथ्वी निर्माण हो रहे थे, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, तो ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी के अंदर से क्लोराइड, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, कई चीज निकल रहे थे, और वर्षा जल से वो नदियों के माध्यम से समुद्र में चलते चले। अब हुआ क्या? नदियों के माध्यम से नदी में हल्का फुल्का लवण है, और नदी का जल प्रवाहित होते रहता है, इसीलिए वो आगे बढ़ गया, उतना ही रह गया। लेकिन समुद्र में स्थिर रहता है, यहाँ पानी बहता नहीं है, और समुद्र में वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है, तो शुद्ध पानी उड़ गया, और जो आया जो लवण रह गया। आज भी नदी से जाते हैं लवण, लेकिन बहुत ज्यादा जाता है कि कम? कम। अब तुम कहोगे कि सर नदी से जाता है तो नदी का पानी खारा क्यों नहीं? तो बहुत कम मात्रा में है, तो फिर यहां ज्यादा क्यों होगी? प्रवाहित नहीं होता है, और पृथ्वी निर्माण प्रक्रिया में इसमें आगे। नहीं समझा बात रे? तुम लोग नदी है, सब पैसा दिया, तो मेरे पास डिपॉजिट हो ना गया। अब तू कहेगा हमरा ही काहे नहीं कोई उतना पैसा है, हम ही तो दिए हैं। नालायक कई लोग मिलकर ना दिया हमको, हम स्थिर रखे हुए तो है, तुम लोग का प्रवाहित हो रहा है तो कम है। अब एग्जाम्पल समझ में आ गया मेरे को? हाँ, कई लोग सोचते रहता है कि नदी में काहे नहीं था। अब तुम लोग नदी हो गया तो हम समुद्र हो गए। तो अब तुम ला के दिया तब ना मेरे पास है, ऑटोमेटिक तो आया नहीं। अब तुम ला के दिया तो मेरे पास है, तो कहेगा हूँ हम ही ला के दिए तो मेरे पास काहे नहीं? तो ला के तुम ही दिया, हम उसको स्थिर रख रहे हैं, तो ये लवणता बढ़ गई। तुम प्रवाहित कर रहा है तो लवणता कम है। अब बताओ नदी का केस समझ में आया तुमको? तो सेम यही कंडीशन में इस समुद्र में लवण की मात्रा आई है। अब सोच के आपको बताना है, यदि तापमान अधिक होगा तो लवणता बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तापमान अधिक होने से वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और किसी स्थान पर वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है तो लवणता बढ़ जाएगा। ज्यादा वाष्प बनेगा तो लवणता बढ़ जाएगा। जल्दी बताओ, वर्षा ज्यादा होगा तो? वर्षा ज्यादा होगा, लवणता घटेगा। वर्षा ज्यादा होगा तो लवणता घटेगा। कहीं नदी का पानी ज्यादा मिल रहा है तो घटेगा।
अरे नदी का पानी ज्यादा मिल रहा है तो लवणता घटेगा, नदी का पानी इसके तुलना में ज्यादा मीठा होता है, तो नदी का पानी ज्यादा मिलेगा तो लवणता क्या होगा, घट जाएगा। बोलो गहराई बढ़ेगा तो समुद्र में ऊपर ज्यादा लवण होगा कि नीचे, नीचे लवण होगा तो घनत्व ज्यादा होगा तो नीचे जाएगा, तो गहराई बढ़ने से लवणता बढ़ता है। बोलो तट पर ज्यादा लवणता होगा कि बीच में, जल्दी बोलो, बीच में। तट पर कहीं नदी वगैरह होगा तो नदियों के कारण यहाँ थोड़ा मीठा होगा, लवणता बीच में ज्यादा हो, तो तट से बीच की ओर जाने पर लवणता बढ़ता है। तो कई चीजों पर लवणता डिपेंड करता है। बोलो जलधारा दो प्रकार के होते हैं, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। जहां गर्म जलधारा होगा वहां लवणता, बोलो गर्म होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो लवणता ज्यादा होगी। जहां ठंडी जलधारा होगी वाष्पीकरण कम होगा तो वहां लवणता कम होगा। ये देखो लवणता का एक पूरे सिस्टम होगी। अब इसी पर हम लोग पूरे सीरीज को देखेंगे। तो पहले नीचे लिख दीजिए, पहला नंबर देखे ताप डैश, पहला ताप डैश देके लिख दीजिए, ताप बढ़ने से लवणता बढ़ता है। ताप बढ़ने से लवणता बढ़ता है। दूसरा नंबर लिख दीजिए वाष्पीकरण, वाष्पीकरण डैश तक लिख दीजिए, वाष्पीकरण बढ़ने से लवणता बढ़ता है। वाष्पीकरण बढ़ने से लवणता बढ़ता है। अगला नंबर लिख दीजिए वर्षा, वर्षा डैश तक लिख दीजिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लवणता घटता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लवणता घटता है। अगला नदी, नदी डैश देखिए, समुद्र में अधिक नदियों के मिलने से, समुद्र में अधिक नदियों के मिलने वाले भाग में अधिक नदियों के मिलने वाले भाग में लवणता घटता है। लवणता घटता है। नीचे लिखो गहराई, गहराई, गहराई बढ़ने से लवणता बढ़ता है। गहराई बढ़ने से लवणता बढ़ता है। अगला लिख दो तट, तट डैश तक लिख दीजिए, तट किनारे लवणता कम होता है और तट से दूर जाने पर लवणता बढ़ता है। तट किनारे लवणता कम होता है और तट से दूर जाने पर लवणता बढ़ता है। अगला जलधारा लिख के डैश, जलधारा लिख के डैश, गर्म जलधारा वाले क्षेत्र में गर्म जलधारा वाले क्षेत्र में गर्म जलधारा वाले क्षेत्र में लवणता अधिक होता है। लवणता अधिक होता है और ठंडी जलधारा वाले क्षेत्र में
और ठंडी जलधारा वाले क्षेत्र में लवणता कम होता है। ठंडी जलधारा वाले क्षेत्र में लवणता कम होता है। बोलो यहां तक क्लियर है सबका? अब सारे बच्चे हमको सोच के बताओ, बंगाल की खाड़ी के ज्यादा लवणता होगा कि अरब सागर? ज्यादा लवणता किधर होगा? अरब सागर। कितना को लग रहा है अरब सागर में ज्यादा लवणता हो? बहुत बढ़िया। बंगाल खाड़ी कितना को लग रहा है? अरे गधे, जितने भी नदी आती है सभी बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल खाड़ी में ज्यादा नदी गिरती है तो बोलो लवणता कम होगा। इस साइड में बहुत कम नदी आके मिलती है तो लवणता ज्यादा होगा। बुद्धि होश में रखेगा, बुद्धि नहीं रखेगा ना, सब बुद्धि पर क्वेश्चन चलेगा। अब कई नालायक को बुद्धि में दे देगा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के लवणता, कहेगा जा पढ़ावे नहीं किए। अरे तो नदी उदी जो पढ़ाए ना सब उसी के थर्मामीटर से चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जरा ध्यान से सुनो। अब थोड़ी सी बात हमारा ध्यान से समझना है, बस बात क्लियर हो जाएगा। भारत के ठीक नीचे से विषुवत रेखा गुजरती है और विषुवत रेखा से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लवणता होता है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, कि 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, कि 10 डिग्री इसमें 0 डिग्री विषुवत रेखा के पास, कि 90 डिग्री ध्रुव के पास सबसे ज्यादा लवणता कहाँ हो? तो गधे 0 डिग्री ध्रुव पर सब बर्फ है, तो बर्फ के पास लवणता ज्यादा होगा रे। वहां लवणता तो सबसे कम होगा 90 डिग्री में। 0 डिग्री के पास लवणता ज्यादा होगा कि 10 नॉर्थ 10 साउथ? बोलो 10 नॉर्थ 10 साउथ। तो गधे 10 नॉर्थ और 10 साउथ जो देख रहे हो, यहाँ पर आपको बताए हैं गर्मी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन विषुवतीय जलवायु है, डेली वर्षा होता है। ये भी तो समझाया तेरे मूर्खवन। तो डेली पानी पड़ने के कारण यहाँ पर अधिक लवणता नहीं होती। सुन लो, इसीलिए आंसर हो गया 20 से 40 डिग्री। एकदम दिमाग होश में रखो, बढ़िया से समझेगा। नहीं समझा रे? विषुवत रेखा के पास गर्मी खूब है और डेली पानी भी खूब है। तो डेली जब पानी पड़ गया तो डेली पानी पड़ने से लवणता बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। वर्षा भी तो ज्यादा है, लवणता कहाँ ज्यादा होगा? जहां गर्मी खूब है पानी ना पड़, वाष्पीकरण ज्यादा। यहाँ वाष्पीकरण है लेकिन वो वाष्प डेली पानी पड़ के नीचे आ रहा है। तो जब डेली पानी पड़ के नीचे ही आ रहा है तो समझोगे कि जा, तो यहाँ लवणता ज्यादा नहीं होगा। बोलो रे, बात क्लियर है सबका? लवणता ज्यादा तब होगा जब पानी कम पड़े, और इसीलिए 20 से 40 डिग्री भारत के बीच में कर्क रेखा है, और यहाँ पर जो देख रहे हो ये 40 डिग्री है। ये 20 से 40 के बीच यहाँ कई मरुस्थल है। आपको मालूम है सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, कई मरुस्थल है, और इन मरुस्थल में बालू में भी लवण की मात्रा होती, वर्षा कम होती, गर्मी ज्यादा है। इन जगहों पर जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लवणता का यह बेल्ट है। और आपको सबसे ज्यादा लवणता के बेल्ट में हम समझाएं, आपको जान के गहरा आश्चर्य होगा, यहीं पर देश है तुर्की, और तुर्की में एक वान झील है, टर्की का वान झील, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में लवणता है 330 परसेंटाइल। मतलब है 1 किलो पानी खौलाएंगे तो 330 ग्राम लवण निकलेगा। अगर एवरेज बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में एवरेज 35 परसेंटाइल, बंगाल खाड़ी का और 30 परसेंटाइल। तो सोचो, ये सब बंगाल के खाड़ी के पानी लेके 1 किलो खौलाओगे तो 30 ग्राम मिलेगा, और तुर्की के वान झील वाला खौला दोगे तो 330 ग्राम मिलेगा। तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लवण कहाँ है? तुर्की का वान झील। इसी से आगे बढ़े तो इसके सिद्ध में इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर डेड सी है, मृत सागर, और मृत सागर का परसेंटाइल 238 परसेंटाइल है, और नाम मृत सागर। इतना ज्यादा नमक है कि वहां कोई जीव जंतु नहीं।
तुर्की के वान झील में और इजराइल जॉर्डन के बीच मृत सागर में इतने लवण है कि कोई आदमी भी सूते तो नीचे नहीं डूबे, जो तुमको सरफेस टेंशन में समझाए। तो ये अभी एग्जाम्पल हम लोग सुनते जा रहे हैं। इसी के सीधे में अमेरिका में ग्रेट साल्ट लेक है जिसका 220 परसेंटाइल है। तो ये तीन पूरे पृथ्वी के सबसे ज्यादा लवणता का है। और इसको सीक्वेंस में सजाने आए, सबसे ज्यादा लवणता का है वान झील, वान झील के बाद डेड सी, डेड सी के बाद ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है? अमेरिका। वान झील तुर्की, मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर। एक समान यहाँ पर जिनकी लवणता होती है उस लाइन को हम मिलाते हैं तो इस लाइन को आइसोहेलाइन कहते हैं। अब जान के परीक्षा में दे देगा आइसोहेलाइन क्या है। अब जान के लड़के बड़ा हड़कते हैं कि आइसोहेलाइन का मतलब क्या हो गया। तो आइसोहेलाइन क्या है? तो आइसोहेलाइन का मतलब इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सम लवणता रेखा। समान लवणता वाले जो भी हमारा क्षेत्र है उसको जिस रेखा से मिलाते हैं उसको आइसोहेलाइन कहते। तुमको देगा किसमें लवणता समान होता है, आइसोहेलाइन चॉइस होगा, कहना समझ गए इस रेखा में सब जगह लवणता लगभग समान हो, चाहे वो कम रहे चाहे ज्यादा रहे। सबसे कम लवणता किसका है? बाल्टिक सागर, लगभग 3%। इतना कम, कई नदियां वहां आके मिलती। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ किस सागर का सबसे कम लवणता है? बाल्टिक सागर का। किस महासागर का सबसे ज्यादा लवणता है? अटलांटिक महासागर का। किस महासागर का सबसे कम लवणता है? आर्कटिक महासागर, वहां बर्फ है। अब इन चीजों को हम लोग नोट कर लेंगे, ये सब फैक्चुअल चीज है। तो नीचे जल्दी से लिख दीजिए, नीचे स्टार लगा के डैश तक लिख दो, स्टार लगा के डैश तक लिखो। सबसे अधिक लवणता, सबसे अधिक लवणता सबसे अधिक लवणता नीचे फर्स्ट नंबर देके लिख दीजिए। पहला तुर्की का वान झील, तुर्की का वान झील, तुर्की का वान झील ब्रैकेट में 330 परसेंटाइल। तुर्की का वान झील ब्रैकेट में 330 परसेंटाइल। दूसरा नंबर लिखो मृत सागर, डेड सी, मृत सागर डेड सी ब्रैकेट में कर लो 238 परसेंटाइल, 238 परसेंटाइल। और यह इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर स्थित है। 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 नीचे डैश देके लिख दो। इसमें किसी भी जीव का जीवन नहीं होने के कारण, इसमें किसी भी जीव का जीवन नहीं होने के कारण, किसी भी जीव का जीवन नहीं होने के कारण इसे मृत सागर कहा गया है। इसे मृत सागर कहा गया है। चलिए नीचे तीसरा नंबर देके लिख दीजिए ग्रेट साल्ट लेक।
ग्रेट साल्ट लेक ब्रैकेट में 220 परसेंटाइल, डैश देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित लिखा गया सबसे। चलिए नीचे डैश देके लिख दो, डैश देके लिख दीजिए। सबसे अधिक लवणता अटलांटिक महासागर में है। सबसे अधिक लवणता अटलांटिक महासागर की है। अटलांटिक महासागर की है तथा महासागरों में सबसे कम लवणता, सबसे कम लवणता आर्कटिक महासागर का है। आर्कटिक महासागर का है। आर्कटिक महासागर का है। नीचे डैश देके लिख दीजिए। सभी महासागरों की औसत लवणता सभी महासागरों की औसत लवणता सभी महासागरों की औसत लवणता बोलो कितना? 35 परसेंटाइल है। 35 परसेंटाइल है। नीचे डैश देके लिख दीजिए। सबसे कम लवणता बाल्टिक सागर का है। बाल्टिक बोलेंगे तो समझ गया ना कहाँ? बाल्टिक सागर का है। ब्रैकेट में 3 परसेंटाइल। 3 परसेंटाइल। चलिए नीचे स्टार लगा के डैश देके लिख दो। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिख दो। समान लवणता वाले क्षेत्र को जिस रेखा द्वारा मिलाते हैं समान लवणता वाले क्षेत्र को जिस रेखा द्वारा मिलाते हैं उसे आइसोहेलाइन कहते हैं। उसे आइसोहेलाइन कहते हैं। आइसोहेलाइन कहते हैं। बोलो गर्मी सबसे ज्यादा कहाँ है? विषुवतीय क्षेत्र। फिर भी वहां लवणता कम क्यों है? प्रतिदिन वर्षा होने के कारण। तो नीचे डैश देके लिख दो। विषुवतीय क्षेत्र में सबसे अधिक ताप होता है। सबसे अधिक ताप होता है, परंतु विषुवतीय जलवायु में प्रतिदिन वर्षा होने के कारण यहां लवणता अधिक नहीं होता है। यहां लवणता अधिक नहीं होता है।
नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए। सबसे अधिक लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच है। सबसे अधिक लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच है। 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच है। 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच है। हाँ, नॉर्थ में ही मेन, साउथ में तो तुम 40 पहुंच गए अगरस्ता चालीसा आगे, तो मतलब वहां स्थल खंड ज्यादा नहीं है। नॉर्थ में क्या है, मरुस्थल वगैरह है, इसलिए इन कारणों से ज्यादा लवणता वहां पे पाए जाते हैं। तो अब ये बताओ, ध्यान दीजिए, लवणता की बात से क्वेश्चन पूछेगा तो बना सकते हो सब ना। अब थोड़ा सीखना है ज्वार भाटा, और ज्वार भाटा के बाद तब महासागरीय जलधारा। 2 सेक्शन के बाद आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा महासागर वाला पूरा राउंड। तो आज का क्लास आपका यहीं तक। कल का क्लास हम लोग फिर इससे आगे चलेंगे। तो कल ज्वार भाटा भी होगा, महासागरीय जलधारा भी होगा, कल दोनों चलेंगे। कल भी भूगोल ही रहेगा, इसको कंप्लीट करके तब इसको स्लो करेंगे, फिर स्टेप आपका फास्ट करेंगे। अभी 2-2 स्टेप चल रहा है ना, इसलिए आपका यही ज्यादा बढ़िया है। कल भी यही रहेगा, परसों भी यही रहेगा। तो परसों में जलधारा पूरा खत्म, और तब खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद फिर आराम से स्थल मंडल भी स्लो और ये भी स्लो चलते रहेगा।